हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट नंबर 3। जैसा कि वादा किया था कि 5 से 10 मॉक टेस्ट आपको फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के इस चैनल पर मिलेंगे, तो आज हमारा तीसरा मॉक टेस्ट लेकर हम आ चुके हैं। इससे पहले भी 2 मॉक टेस्ट इस चैनल पर आ चुके थे, और अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लें। तो चलिए, आज का हमारा तीसरा मॉक टेस्ट जो रहेगा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे, टाइम 2 आवर्स का रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अंत तक बने रहना है और बताना है एंड पे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे पूरे के पूरे मॉक टेस्ट में। तो आपको पता है कि इसमें 6 मेन सेक्शंस हैं। तो जनरल इंग्लिश से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आप जल्दी से इसको पढ़ेंगे और जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से है, सोनम सेड टू प्रेम वी आर नॉट वर्किंग टुडे। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। Sonam asked Prem why he was not working that day. Sonam told Prem that they were not working today. Sonam told Prem that they are not working that day, या फिर Sonam told Prem that they were not working that day। जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, सोनम टोल्ड प्रेम दैट दे वर नॉट वर्किंग दैट डे। टुडे का आ जाएगा दैट डे, और लिंकिंग जो यहाँ पर होता है वो दैट से हम लिंक करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी प्रकार से आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, ही सेड ओ दैट आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको यहाँ पर आंसर बताना है इसका सही आंसर जो है, सही आंसर है इसका डी ऑप्शन, ही विश्ड दैट ही हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड। डी ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इस यहाँ पर एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एन essay was being written by the student। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। एन essay is written, the student was writing an essay, the student is writing an essay, the student writes an essay। तो यहाँ पर आपको इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है द स्टूडेंट वॉज राइटिंग एन essay, क्योंकि ये पास्ट यहाँ पर टेंस में दिया गया है, तो यहाँ पर वॉज राइटिंग एन essay सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, कर्नाटका ग्रोज कॉफ़ी। तो इसको भी आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इस प्रकार से आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, इन सभी में से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो चलिए, इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि कॉफ़ी इज ग्रोन इन कर्नाटका। तो कर्नाटका ग्रोज कॉफ़ी का यहाँ पर पैसिव वॉइस में आएगा, कॉफ़ी इज ग्रोन इन कर्नाटका। सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एंटोनियम ऑफ अनब्राइडल्ड इज। अनब्राइडल्ड का एंटोनियम क्या है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, अनब्राइडल्ड का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर बनेगा, एंटोनियम बनेगा, वो बनेगा कंट्रोल्ड। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। साइनोनियम ऑफ डेस्पिसेबल। तो यहाँ पर डेस्पिसेबल का साइनोनियम क्या होगा वो आपको बताना है। कंटेम्प्टिबल, फेथलेस, डेस्पिरेट या फिर अनडिजायरेबल। तो डेस्पिसेबल का साइनोनियम यहाँ पर है कंटेम्प्टिबल। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ अ वाटर। तो यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपको। तो यहाँ पर आपको इसका मीनिंग बताना है इस फ्रेज का, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ अ वाटर। तो इसका मीनिंग आपको बताना है, डिसगस्टेड, अनकंफर्टेबल, डिसअपॉइंटेड या फिर होमलेस। तो टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ अ वाटर, इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल फील करना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज का यहाँ पर इसका मतलब आपको बताना है। इसका मतलब क्या है, टू डिसीव समवन, टू बी प्लेफुल, से वन थिंग एंड डू अनदर, या फिर टू बी एफिशिएंट। तो टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है टू बी प्लेफुल।
बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर अब हमारे पास आ चुके हैं डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पैसेज को रीड करना है केयरफुली और उसके बाद इसके आंसर्स देने हैं। तो एक बार मैं आपको रीड कर लेता हूँ पैसेज को, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, साथ साथ आप समझ सकते हैं पूरे पैसेज को, उसके बाद आप सारे के सारे आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर पैसेज जो है इस प्रकार से दिया गया है, ऑन अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस विच फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ द सर्विसेज सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, आई वॉज अमेज्ड द कॉन्फ्रेंस गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी in relation to growth rates in agriculture and industry. The current situation in India is that the growth rate of services has overtaken both agricultural and industry and is now contributing to more than 50% of GDP. The service sector has the highest growth rate and is the least volatile sector. Growth is particularly marked in public services, IT and financial services. In some areas, the growth rate of service sector is 40 to 50% due to increased use of mobile technologies. India, therefore, has a service-oriented economy. It hasn't followed traditional growth models as in China. However, in the process of doing so, it has skipped the manufacturing stage and has jumped straight from the agricultural stage to service stage, which is also the main reason for the expansion of the service sector. In fact, the situation now is such that the growth in the service sector can and will sport in the agriculture and industrial sectors. However, the only setback for Indian economy is the lack of growth in the manufacturing sector, which causes dependence on other countries, which is not so desirable in terms of job creation and increased prosperity. तो इस प्रकार से ये पैसेज दिया गया है। उसके बाद आगे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको। पॉपुलेशन इज ऑल्सो मेजर कंसर्न ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। As the population of India grows, so also does the number of dependents in the population in both the lower and higher age groups. In such a scenario of increasing population, especially in an economy which is still recovering from crisis, growth becomes difficult. For such an economy to grow, it has to invest. उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से, currently the public sector invests more than it saves. The household sector saves in surplus, but it is not increasing, so it cannot continue to support private and public sectors. There is a massive need to spend on agriculture and infrastructure development of the country. Apart from that, health and education should be also the priority of the government, particularly the education of women in order to reduce the birth rate. तो ये इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पैसेज था, जो सर्विस सेक्टर के ऊपर ये पूरा का पूरा पैसेज बेस्ड था। तो इसके जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे गए हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड वोलेटाइल एज यूज्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है पैसेज में वोलेटाइल, उसका बिल्कुल अपोजिट जो मीनिंग है वो आपको बताना है। कौन सा वर्ड इसके अपोजिट मीनिंग में आएगा, इरेटिक, इम्पेशेंट, स्टेबल, सॉलिड या फिर स्ट्रेंड। तो वोलेटाइल का मीनिंग आप पैसेज में आपने पढ़ा होगा कि उसके हिसाब से, पैसेज के हिसाब से इसका मीनिंग जो है अपोजिट मीनिंग का वर्ड कौन सा होगा। तो सही आंसर यहाँ पर बनेगा इरेटिक, वोलेटाइल का इरेटिक। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन इंडियन इकोनॉमी। तो पैसेज के हिसाब से यहाँ पर आपको अच्छे से आपको एक बार और रीड करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बताना है कि पैसेज के हिसाब से इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का इम्पैक्ट जो इंडियन इकोनॉमी पर है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, इफ इंडिया अटेम्प्ट्स टू अब्सॉर्ब ऑल द लेबर फोर्स इट विल इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर नेगेटिवली एंड इन टर्न हैम्पर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर पैसेज में इस प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं दी थी। यहाँ पर सेकंड जो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताया गया है, एज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीजेज द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इन द कंट्री ऑल्सो इंक्रीजेज विच इन टर्न इंक्रीजेज द प्रेशर ऑन द इकोनॉमी। बिल्कुल ये यहाँ पर हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था इसके बारे में, पॉपुलेशन के रिलेटेड जो ये
स्टेटमेंट है, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ा था। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर क्या दिया गया है, एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कैन नेवर लीड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री टुवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इकॉनमी की जो है कंट्री की इकॉनमी को वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं बढ़ाएगा। इनफैक्ट इट कैन ओनली पुट स्ट्रेन ऑन द इकॉनमी ऑफ अ कंट्री। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी कहीं पर भी हमने मेंशन यहाँ पर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो इस प्रकार से आपके कोड्स दिए गए, ओनली 2 इज़ करेक्ट, या फिर इस प्रकार से आगे जो ऑप्शंस दिए गए ओनली सी, बी एंड सी, ए एंड सी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मतलब यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वही सही है, बाकी दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी इसी प्रकार से पैसेज के हिसाब से आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर्स इन इंडिया। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर जो हमने पैसेज में पढ़ा उसके ऊपर ये बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं, उनके ऊपर आपको बताना है कि ये कौन से यहाँ पर सही एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको कौन कौन से मेंशन किए गए हैं पैसेज के हिसाब से। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है, लुकिंग एट द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया इट कैन बी सेफली सेड दैट द सर्विस सेक्टर विल सून बी इन अ पोजीशन टू सपोर्ट बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया था पैसेज में। सेकंड यहाँ पर दिया गया है, द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द कंट्री हैव रीच्ड देयर थ्रेशोल्ड एंड देयर वुड बी नो यूज ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। तो ये नहीं दिया गया था, मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पर पैसेज में। थर्ड यहाँ पर दिया गया है, करंटली एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर्स कंट्रीब्यूट लेसर एज कम्पेयर टू द सर्विस सेक्टर टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल यहाँ पर एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री सेक्टर है ये बिल्कुल कम कंट्रीब्यूट करते हैं सर्विस सेक्टर से जीडीपी के लिए कंट्री की। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर पैसेज में मेंशन था। कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं इस प्रकार से, ओनली ए, ओनली सी, ए एंड सी, बी एंड सी, ऑल ऑफ दिस। तो ए एंड सी जो है यहाँ पर, ए एंड सी मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द स्टेटमेंट अ ग्रोथ विंडो फॉर इंडिया विल ओपन। तो इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है ऑथर का, अ ग्रोथ विंडो फॉर इंडिया विल ओपन, ग्रोथ विंडो इंडिया के लिए ओपन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है ऑथर के हिसाब से। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, in the coming years the Indian economy will grow as the service sector of the country would be booming due to the focus of the government in that sector। तो यहाँ पर बताया गया है कि कमिंग ईयर्स में इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है कंट्री का वो बूम कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस इस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये इसका मतलब है। या फिर ऑप्शंस में बाकी भी दिए गए हैं यहाँ पर, इन द नेक्स्ट 2 decades Indian economy will have an opportunity to grow as the working population of India will be high as compared to the dependent population। तो यहाँ पर नेक्स्ट 2 decades में बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमी की जो उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी इंडियन इकोनॉमी के पास ग्रो करने के लिए, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन। उसके बाद तीसरा यहाँ पर दिया गया है, देयर वुड बी ओनली स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इन विच इकोनॉमी ऑफ इंडिया हैज़ टू ग्रो and if it fails to do so it will never be able to recover from the economic downfall। तो यहाँ पर बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा इकोनॉमी जो है इंडिया के लिए ग्रो करने के लिए, और अगर ये फेल कर गई तो ये रिकवर कर नहीं पाएगी। तो ये मीनिंग कौन सा सही है, फिर चौथा यहाँ पर इसी प्रकार से आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि किसका मतलब आपको बताना था यहाँ पर, अ ग्रोथ विंडो फॉर इंडिया विल ओपन, ग्रोथ विंडो जो है इंडिया के लिए ओपन करेगा। उसका मतलब है इन द नेक्स्ट 2 decades इंडिया की इकोनॉमी के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो ग्रो कर सके, क्योंकि उसकी वर्किंग पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो हाई होगी एज कम्पेयर टू द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द पैसेज प्री रिक्विजिट्स। तो पैसेज में ये जो वर्ड दिया गया है प्री रिक्विजिट्स, इसका साइनोनियम जो है पैसेज के हिसाब से, अगर इसका मीनिंग जो पैसेज में बन रहा है प्री रिक्विजिट्स का, उसके हिसाब से इसका मोस्ट सिमिलर वर्ड जो है यहाँ पर कौन सा दिया गया है, रिक्वायरमेंट्स, इंस्टिंक्ट्स, प्रोहिबिशंस या फिर प्रॉब्लम्स। तो सही आंसर इसका रिक्वायरमेंट्स। प्री रिक्विजिट्स का मतलब होता है यहाँ पर साइनोनिम होता है इसका रिक्वायरमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश का सेक्शन जो है चाहे कितना भी हार्ड हो, पर 15+ तो स्कोर आपका होना ही होना चाहिए, तो तभी आप मेरिट में कहीं ना कहीं फॉल में कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, आपको यहाँ पर आर्टिकल बताना कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आएगा, अ, एन, द या फिर नो आर्टिकल, तो यहाँ पर आएगा ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको इसी प्रकार से आर्टिकल का यूज़ करना है, शी इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कॉलेज, तो अ, एन, द या फिर नो आर्टिकल यहाँ पर आएगा, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कॉलेज। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार से कुछ जम्बल्ड सेंटेंस दिया गया, जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, उसको आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर जो जो जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, बट ही वॉज इन फुलिश पर्सन फैक्ट अ, तो यहाँ पर इनके कोड्स भी दिए गए पी क्यू और एस, आपको किस प्रकार से इसको अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कोई नीचे कोड्स दिए गए हैं, आर एस पी क्यू आर, पी क्यू एस आर या फिर क्यू आर एस पी। सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि सबसे पहले आएगा बट ही वॉज इन फैक्ट अ फुलिश पर्सन, बट ही वॉज इन फैक्ट अ फुलिश पर्सन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। 17 की तरफ चलते हैं। शी डैश मेक इन एनी मिस्टेक, शी इज एन एक्सपर्ट इन हर फील्ड, तो यहाँ पर मॉडल्स का इस्तेमाल करना है आपको, कौन सा मॉडल यहाँ पर आएगा, शी couldn't, wouldn't, shouldn't या फिर might not make any mistake, she is an expert in her field, तो यहाँ पर आएगा she wouldn't make any mistake, she is an expert in her field। तो 17th का सही आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। हाउ डैश वी असिस्ट यू, हम आपको कैसे असिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, हाउ वुड, कैन, शुड या फिर विल वी असिस्ट यू, यहाँ पर आएगा हाउ कैन वी असिस्ट यू। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको सारे क्वेश्चन सही करने चाहिए इनमें से। आई गॉट योर पार्सल डैश ट्यूसडे, आई गॉट योर पार्सल डैश ट्यूसडे, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, सिंस, फॉर, टू या फिर ऑन, तो सही आंसर आएगा आई गॉट योर पार्सल ऑन ट्यूसडे। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये हमारा इंग्लिश जो सेक्शन है उसका आखिरी क्वेश्चन है। द केस वॉज पुट डैश द जज एंड द जज डिसाइडेड इट विद इन एन ईयर, द केस वॉज पुट बिफोर द जज एंड द जज डिसाइडेड इट विद इन एन ईयर, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रोपोजिशन यहाँ पर आएगा। तो ये 20 क्वेश्चन है। आई होप आपने 15 to 16 प्लस आपने स्कोर किया होगा इसमें। तो अब हम चलेंगे जीके एंड करंट अफेयर्स की तरफ। यहाँ पर भी आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जीके और करंट अफेयर्स के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या पूछा गया है कि मेन रीज़न क्या था पैबना पीजेंट रिवोल्ट का। पैबना पीजेंट रिवोल्ट जो ये था, इसका मेन रीज़न क्या था। ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। एक्सेसिव इन्हेंसमेंट ऑफ लैंड टैक्सेस बाय द ज़मींदार्स, ज़मींदार्स ने जो लैंड टैक्सेस थे उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। सेकंड यहाँ पर ऑप्शन है ज़मींदार्स टू गेट फार्मर्स टू कल्टिवेट इंडिगो, तो ज़मींदार्स ने फार्मर्स को बताया था कि वो इंडिगो जो है कल्टिवेट करें। ज़मींदार्स टू गेट फार्मर्स टू फोर्स्ड लेबर करवाया गया है उनके ऊपर। या फिर ओप्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिशर्स टुवर्ड्स पीजेंट्स, या फिर जो ओप्रेसिव पॉलिसीज़ जो थी ब्रिटिशर्स की पीजेंट्स की तरफ। तो इनमें से कौन सा रीज़न था, मेन रीज़न कौन सा था इसका, पीजेंट रिवोल्ट का, पैबना पीजेंट रिवोल्ट का, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका है पहला ऑप्शन, यानी कि जो एक्सेसिव लैंड टैक्सेस ज़मींदार इनके ऊपर पीजेंट्स के ऊपर लगा रहे थे, वो इसका मेन रीज़न था इस रिवोल्ट का। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अबाउट ईका मूवमेंट। ईका मूवमेंट के ऊपर ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसके ऊपर आपको फिर बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, उसके कोड्स आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट इस प्रकार से, इट वाज एसेंशियली अ पीजेंट मूवमेंट, ये एसेंशियली क्या था, पीजेंट मूवमेंट था। या फिर दूसरा यहाँ पर दिया गया है जो स्टेटमेंट, वो दिया गया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू रेजिस्ट द अटेम्प्ट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स टू टेक मोर देन रिकॉर्डेड रेंट्स फ्रॉम द टेनेंट। तो यहाँ पर इस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो रेजिस्ट करे लैंडलॉर्ड्स के अटेम्प्ट्स को जो कि ज़्यादा रेंट्स ले रहे थे फ्रॉम द टीनेट्स। तो ये दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो मेंशन्ड स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन से यहाँ पर
जो कोड्स हैं यहाँ पर सही हैं, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, या फिर नाइदर 1 नॉर 2। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही अबाउट ई का मोमेंट, यानी कि ई का मोमेंट एक पीजेंट मोमेंट भी था, और यहाँ पर इसका मोमेंट, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, वो रेजिस्ट करना था कि जो लैंडलॉर्ड्स के अटेम्प्ट्स थे कि ज़्यादा वो रेंट्स ले रहे थे टेनेंट्स से, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, उसको रेजिस्ट करना। तो ई का मोमेंट इस प्रकार से था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मेक द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, कांग्रेस सपोर्टेड द बाइकॉट मूवमेंट फॉर बंगाल एट इट्स बनारस सेशन विच वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय गोपाल कृष्ण गोखले। तो कांग्रेस, यहाँ पर बताया गया कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया था बाइकॉट मूवमेंट को फॉर बंगाल, बंगाल का जो बाइकॉट मूवमेंट था उसको सपोर्ट किया था। कहाँ पर? बनारस सेशन जो हुआ था उसमें इन्होंने सपोर्ट किया था बाइकॉट मूवमेंट को, जिसकी प्रेसिडेंटशिप किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है 1906 में जो सेशन हुआ था कोलकाता में, दादा भाई नौरोजी को डिक्लेयर किया गया था, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि एम ऑफ जो कांग्रेस का एम होना चाहिए वो होना चाहिए स्वराज लाइक दैट ऑफ यूके कॉलोनीज। तो कांग्रेस का एम क्या होना चाहिए? स्वराज, जैसे कि यूके कॉलोनीज का एम था। तो ये किस सेशन में यहाँ पर बताया गया था? दादा भाई नौरोजी 1906 के सेशन जो कोलकाता का, उसमें बताया गया था। ये स्टेटमेंट सेकंड में बताया गया है। तो अब आपको यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर दिया गया है, टू मॉक हिंदू मुस्लिम यूनिटी रक्षाबंधन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को मार्क करने के लिए रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया गया ऑन द डे ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के दिन। तो इस प्रकार से ये 3 स्टेटमेंट है, इनमें से आपको बताना कि कौन सा कोड यहाँ पर अब सही है। 1 एंड 2, सेकंड एंड थर्ड, ओनली थर्ड, या फिर ऑल ऑफ दिस, तो सही आंसर है। सारे के सारे यहाँ पर सही, इन तीनों स्टेटमेंट्स को आप याद रखेंगे, और इनमें से अलग से कोई इस एक स्टेटमेंट पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये यहाँ पर सही आंसर है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं अब। द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में पहुंचने वाला सबसे पहला आदमी कौन था? अमंडसन, एडमंड हिलेरी, रॉबर्ट पियरी, या फिर रॉबर्ट वॉलपोल। सही आंसर है रॉबर्ट पियरी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 भी आ चुका है। द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, तो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया के कौन थे? जनरल करियप्पा, SHF मानिक शाह, जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी, या फिर सुकुमार सेन। तो सही आंसर है इसका कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? वो थे जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आपको इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके आपको आंसर देना है। यहाँ पर पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, सिंधी इज रिटन इन अरेबी पर्शियन स्क्रिप्ट, सिंधी जो भाषा है इसको अरेबी पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। उसके बाद नेपाली ऑफ आर्यन लैंग्वेज फैमिली इवॉल्व फ्रॉम प्रकृत, नेपाली को ये ओरिजिनेट हुई है प्रकृत से। उसके बाद थर्ड यहाँ पर स्टेटमेंट, मणिपुरी लैंग्वेज इज अ मिक्सचर ऑफ 7 डायलेक्ट्स, मणिपुरी लैंग्वेज जो है मिक्सचर है 7 डायलेक्ट्स का। तो 3 स्टेटमेंट है इस प्रकार से, यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से देखिए, ओनली 1, 1 एंड 2, 1 एंड 3, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से आप आंसर बता देंगे। सही आंसर है सारे के सारे यहाँ पर सही है। सिंधी अरेबी पर्शियन स्क्रिप्ट है, नेपाली जो है आर्यन लैंग्वेज फैमिली की वो इवॉल्व हुई प्रकृत लैंग्वेज से। उसके बाद मणिपुर लैंग्वेज जो है ये 7 डायलेक्ट्स का मिक्सचर है, ये आप याद रखेंगे, अलग से इन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं अब। यहाँ पर पूछा गया है जसवंत एंड दसावन, ये जो फेमस पेंटर्स थे ये किस मुगल एम्पायर के दौरान के कोर्टियर्स थे? वो आपको बताना है कि ये किस मुगल एम्पायर के दौरान ये पेंटर्स थे, जसवंत और दसावन। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब। सही आंसर है जसवंत और दसावन फेमस पेंटर्स थे, कोर्टियर्स थे ये किसके? ये थे अकबर के कोर्टियर्स थे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली प्रमोट्स, क्या बेसिकली प्रमोट करता है? तो बेसिकली ये प्रमोट करता है मल्टीलेटरल ट्रेड को। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फाउंडर कौन है? ये आपको बताना है कि फाउंडर कौन है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, क्लॉस शॉब, जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ, रॉबर्ट ज़ोएलिक, या फिर पॉल क्रोगमैन। तो सही आंसर है इसका ए ऑप्शन, क्लॉस श्वाब। ये यहाँ पर क्या है, हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इन्होंने डिस्कवर किया है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास आ चुका है, व्हाट इज द Rio+20 कॉन्फ्रेंस ऑफ्टन मेंशन्ड इन द न्यूज़। तो Rio+20 कॉन्फ्रेंस जो है न्यूज़ में जो ऑफ्टन मेंशन होती है वो क्या है, Rio+20 कॉन्फ्रेंस क्या है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, इट इज़ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूएन की ये कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, या फिर ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, या ये कॉन्फ्रेंस है इंटर गवर्नमेंट पैनल की क्लाइमेट चेंज के ऊपर, या फिर ये कॉन्फ्रेंस है मेंबर कंट्रीज़ की जिनको कन्वेंशन होता है ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये Rio+20 कॉन्फ्रेंस क्या है ये आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका, ये यूएन कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, Rio+20। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड इनिशिएटेड इन 1954 वॉज गिवन टू। पहला भारत रत्न अवार्ड जो कि 1954 में इनिशिएट किया गया था वो किसको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन, या फिर डॉक्टर एम विश्वेश्वराय को। ये 4 यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि फिर उसके बाद कोड्स दिए गए हैं इस प्रकार से कि 1 और 2 पहले और दूसरे को दिया गया था, या फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, या फिर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो पहला भारत रत्न अवार्ड जो कि इनिशिएट 1954 में हुआ था वो दिया गया था, किस किस को दिया गया था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन को। तो तीनों ऑप्शंस, पहले 3 ऑप्शंस यहाँ पर सही है, चौथा यहाँ पर गलत, यानी कि यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट, सही कोड बनता है इसका बी ऑप्शन बनता है, पहला, दूसरा और तीसरा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज नेगेटिव। किस ईयर में ग्रोथ रेट जो था एग्रीकल्चर का वो नेगेटिव में चला गया था? तो ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का नेगेटिव कब था? वो था 2014 और 15 में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स को कंसीडर करके आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है, द फार्म पावर अवेलेबिलिटी इन इंडिया इज मच लोअर देन डेट ऑफ कोरिया। तो फार्म पावर अवेलेबिलिटी इंडिया की कम है कोरिया से। उसके बाद इंडिया इज मीटिंग 80% ऑफ इट्स यूरिया रिक्वायरमेंट थ्रू इंडिजिनस प्रोडक्शन। तो इंडिया अपना 80% यूरिया रिक्वायरमेंट इंडिजिनस प्रोडक्शन से पूरा कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट कौन सा सही है या दोनों सही है ये आपको बताना है, ये कोई भी नहीं सही। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, या फिर नाइदर 1 और 2। सही आंसर है, दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट को कंसिडर करके आपको आंसर देना है। यहाँ पर कंसिडर करना है आपको रिगार्डिंग इंडियाज़ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इंडिया का मिनिमम रिजर्व सिस्टम है जो रहता है उसको उसके हिसाब से आपको बताना है कि एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन या वंस यूजिंग द कोड्स। यहाँ पे इंडिया का जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम था, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से इनमें से जो कोड्स दिए गए हैं, कौन से कोड्स जो है यहाँ पर, कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। In minimum reserve system, RBI had to keep a minimum reserve of gold worth rupees 115 crores and rest in Indian rupees। तो यहाँ पर मिनिमम रिजर्व सिस्टम का बताया गया है कि RBI को इसमें क्या करना पड़ता है, मिनिमम रिजर्व जो है गोल्ड का वो रखना पड़ता है 115 करोड़ रुपीज़ का, और बाकी इंडियन रुपीज़ में रखना पड़ता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़ वॉज डायल्यूटेड व्हेन मिनिमम रिजर्व सिस्टम वॉज लॉन्च। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है फॉरेन सिक्योरिटीज़ का वो बताया जा रहा है कि वह डायल्यूट हुआ था जब मिनिमम रिजर्व सिस्टम लॉन्च हुआ था। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, या फिर नाइदर 1 एंड 2। सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर है इसका बोथ 1 एंड 2, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। तो आपको इनकरेक्ट चुनना था यहाँ पर, तो दोनों के दोनों यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी आपको कंसीडर करना है स्टेटमेंट्स को, उसके बाद आंसर देना है। तो पहला स्टेटमेंट इस प्रकार से, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑपरेशंस हेल्प द आरबीआई इफेक्टिवली। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ आरबीआई को हेल्प करते हैं इफेक्टिवली। फिर उसके बाद टू ट्रांसमिट इंटरेस्ट रेट सिग्नल्स टू द मार्केट। ये किस लिए हेल्प करते हैं? इंटरेस्ट रेट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए मार्केट के लिए। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, अंडर द रेपो और रीपर्चेज ऑप्शन बैंक बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई विया द सेल ऑफ सिक्योरिटीज विद इन एग्रीमेंट टू परचेज द सिक्योरिटीज बैक एट द फिक्स्ड रेट एट अ फ्यूचर डेट। तो रेपो और रीपर्चेज ऑप्शन में बैंक मनी बोरो करता है आरबीआई से सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ के ज़रिए, जिसमें एक एग्रीमेंट होता है परचेज करने के लिए सिक्योरिटीज़ को, जो कि एक फिक्स रेट के बाद उनको वापस देनी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, या फिर नाइदर 1 नॉट 2। तो कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही बताना है आपको। सही आंसर है, दोनों के दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं, दोनों, पहला भी और दूसरा भी।
क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कावेरी बेसिन रिफाइनरी इन विच स्टेट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो लॉन्च मतलब अभी ले किया है एक फाउंडेशन स्टोन किसका, कावेरी बेसिन रिफाइनरी का। कावेरी बेसिन रिफाइनरी का फाउंडेशन स्टोन ले किया है प्रधानमंत्री ने। तो ये कहाँ पर किस स्टेट में किया है, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, केरला में या फिर आंध्र प्रदेश में। सही आंसर है तमिलनाडु में ये फाउंडेशन स्टोन कावेरी बेसिन रिफाइनरी का इन्होंने ले किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। द सुपर कंप्यूटर नेम सिमोग हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री रिसेंटली। तो सिमोग ये सुपर कंप्यूटर किस कंट्री ने अभी डेवलप किया है, फ्रांस ने, ईरान ने, साउथ कोरिया ने या फिर फिनलैंड ने। जल्दी से इसका आंसर बताइए। सही आंसर है इसका ईरान ने ये डेवलप किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021। स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 ये मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई है बाय विच ग्रुप ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। किस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 को। ऑप्शन है G20, नाटो, ओपेक या फिर ब्रिक्स। तो इसको ऑर्गेनाइज किया है नाटो ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पर पूछा गया है विच प्लेयर हैज़ वन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 2021 वुमेन्स सिंगल टाइटल। तो यहाँ पर किस प्लेयर ने ऑल इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 की का जो वुमेन्स का सिंगल टाइटल था वो किसने जीता था। कैरोलिना मरीन, PV संधू, अकेना यामागुची या फिर नोजोमी ओकुहारा। सही आंसर इसका नोजोमी ओकुहारा ने ये जीता है। बैडमिंटन की ये प्लेयर हैं, इन्होंने ये बैडमिंटन की चैंपियनशिप ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 जीती है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आखिरी क्वेश्चन आ चुका है जीके एंड करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 40 विच कंपनीज IPO विल बी लॉन्च्ड इन 2021-2022 एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से किस कंपनी का IPO जो है वो लॉन्च हो रहा है 2021 और 2022 में। एयर इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, IDBI बैंक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का IPO लॉन्च हो रहा है 2021-2022 में। तो ये था हमारा सेकंड सेक्शन जीके एंड करंट अफेयर्स का। अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं जीके विद रेफरेंस टू J&K। इसके ऊपर भी आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में आपको पूछा गया है हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। तो लास्ट हिंदू रूलर कौन थे कश्मीर के। सही आंसर है उदयना देव। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है किस साल में सिख ने ऑक्युपाई किया था राजौरी और नेबर पूंछ को। तो ये किया था 1819 में। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है डांगी वाचा इज अ टाउन इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। तो किस डिस्ट्रिक्ट में डांगी वाचा टाउन है। इसका सही आंसर है बारामूला में है डांगी वाचा टाउन। फिर उसके बाद क्वेश्चन 44 की तरफ चलते हैं। द माइग्रेटरी बर्ड्स इन गरहाना वेटलैंड इज सिचुएटेड इन। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो गरहाना वेटलैंड में आते हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है। गरहाना वेटलैंड जम्मू, बिश्ना, सांबा या फिर आरएसपुरा। सही आंसर है इसका D ऑप्शन आरएसपुरा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। बुमजुआ केव एंड टेम्पल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। तो बुमजुआ केव और टेम्पल ये है अनंतनाग में, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल फोक द स्टाइल कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले डांस इन अ स्टायरिकल स्टाइल। तो इसमें से कौन सा एक ट्रेडिशनल फोक है जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, प्ले डांस का इन स्टायरिकल स्टाइल। लादिशा, बच्चा नागमा, बंड पाथर या फिर रोफ। सही आंसर है बंड पाथर में स्टायरिकल स्टाइल से प्ले डांस है, ये कॉम्बिनेशन है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि नीलम रिवर को किस और नाम से हम जानते हैं। तो नीलम रिवर का एक और नाम है किशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको पूछा गया है कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी है। तो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर की है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। मुगल गार्डन ऑन विच लेक, किस लेक पर मुगल गार्डन है। तो मुगल गार्डन निशाद मार्ग ये कहाँ पर है, ये है ऑन दी डल लेक। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब आपको बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में J&K की छोटा अमरनाथ है। छोटा अमरनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है J&K की। अनंतनाग, सोपोर, पुलवामा, बांडीपुरा। सही आंसर है यहाँ पर D ऑप्शन बांडीपुरा।
अमरनाथ ऐसे अनंतनाग में है और छोटा अमरनाथ है बांडीपुरा में। सही आंसर इसका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। हाई गाम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के? हाई गाम किस डिस्ट्रिक्ट में है जे.एंड.के की? तो ये है सोपोर में। हाई गाम कहाँ पर है? सोपोर में। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर दी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस किन अमेंडमेंट्स के अंडर एग्जिस्टेंस में आई थी? तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। सही आंसर है डी ऑप्शन। 73rd और 74th अमेंडमेंट्स जो 1992 में हुई थी उसमें यहाँ पर ये एग्जिस्टेंस में आई थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट थी, पहली स्टेट बनी थी इंडिया की जिसमें पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया था। तो सही आंसर है इसका राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको पूछा गया है कि कितनी सेक्शंस टोटल हैं हमारे जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में लाया गया था उसमें? 1, 2, 3, 4 एंड 5। सही आंसर है 3। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको पूछा गया है कि सेक्शन 83 जो है जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की वो किस चीज़ से डील करती है? तो सेक्शन 83 डील करती है किसके साथ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू के साथ। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आई होप आपने अभी तक यहाँ पर सही क्वेश्चंस का आंसर आप दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि पार्ट 9 जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का वो किसके साथ डील करता है? जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ दोस्तों। इसके इस प्रकार से ऑप्शंस यहाँ पर हैं। पार्ट 9 किसके साथ डील करता है? तो पार्ट 9 डील करता है एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के के साथ। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है इंडियन आर्मी ने अभी एक लॉन्च किया है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम था रेडियो चिनार। ये किस फ्रीक्वेंसी पे लॉन्च किया गया है? कौन सी फ्रीक्वेंसी पे इस रेडियो चिनार को लॉन्च किया गया वो आपको पता होनी चाहिए। 97.3 FM मेगाहर्ट्ज़, 92.4 FM मेगाहर्ट्ज़, 90.4 FM मेगाहर्ट्ज़ या फिर 94.5 FM मेगाहर्ट्ज़। सही आंसर है। रेडियो चिनार को जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है अभी वो किया है 90.4 FM मेगाहर्ट्ज़ पे। उसके बाद 58 में पूछा गया है यूनियन गवर्नमेंट ने अभी जो रिसेंटली सैंक्शन की हैं मेडिकल कॉलेजेस जे.एंड.के के लिए वो कितने मेडिकल कॉलेजेस सैंक्शन हुए? 8, 9, 10 या फिर 11। सही आंसर है इसका बी ऑप्शन। 9 मेडिकल कॉलेजेस जो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी सैंक्शन किए हैं जे.एंड.के के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के? तो किस डिस्ट्रिक्ट में वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल हुआ है अभी? तो ये हुआ है कहाँ पर? डोडा में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सेक्शन का जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के का। यहाँ पर आपको पूछा गया कि किस क्रिकेटर ने जे.एंड.के में क्रिकेट एकेडमी ओपन करनी है? तो क्रिकेट एकेडमी कौन ओपन कर रहा है जे.एंड.के में? इरफान पठान, परवेज़ रसूल, अब्दुल समद या फिर डी ऑप्शन आपके पास दिया गया है सुरेश रैना। सही आंसर है डी ऑप्शन। सुरेश रैना जो है ये ओपन करने वाले हैं अपनी क्रिकेट एकेडमी जे.एंड.के में। तो ये था हमारा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के। अब हम आगे बढ़ते हैं और जनरल साइंस की तरफ चलते हैं। ये भी आपको 20 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा इस सेक्शन में भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 61 है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके आपको आंसर देना है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है फॉर अ मूविंग पार्टिकल अ डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी। तो यहाँ पर पूछा गया है जो पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसका डिस्टेंस वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता या फिर ज़ीरो नहीं हो सकता, जब वाइल इसका डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो या नेगेटिव हो सकता है। ये पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ पर बताया गया है कि रेट ऑफ स्टेटमेंट जो है टाइम के साथ उसको हम स्पीड के कहते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है फॉर अ मूविंग बॉडी द एवरेज वेलोसिटी कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ पर मूविंग बॉडी का बताया गया है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। तो मोशन के ऊपर ये क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से 3 स्टेटमेंट है। इसमें आपको बताना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट या फिर सेकंड एंड थर्ड। तो सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन ओनली फर्स्ट। पहला ही यहाँ पर सही है, बाकी दोनों यहाँ पर गलत है। यानी कि मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्टेंस नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, ना ही ज़ीरो होगा, पर डिस्प्लेसमेंट उसकी ज़ीरो हो भी सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है अ मैन इज सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन इज़। तो यहाँ पर एक आदमी है जो कि
ट्रेन में बैठा हुआ है, जो कि किस स्पीड से मूव कर रही है, वो ट्रेन मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, स्पीड नहीं वेलोसिटी से, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। अब जो वहाँ पर आदमी बैठा हुआ है उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगी, 10/3 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, इनफाइनाइट या फिर जीरो। तो जो आदमी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड बिल्कुल, क्योंकि वो रेस्ट में है तो उसकी स्पीड जीरो होगी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको पूछा गया है, इन नेगेटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डैश। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है यानी कि वेलोसिटी जो है इक्वल इंटरवल्स में कम होती जाती है, एक्सेलरेट बहुत ही कम होता जाता है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है बॉडी की वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है या फिर कांस्टेंट रहती है। तो वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन में हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। तो कंडक्टर इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, वो है इबोनाइट। बाकी मरकरी, मैंगनीज, आयरन ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। जो प्रोडक्ट रहता है कंडक्टिविटी का और रेजिस्टिविटी का कंडक्टर की, वो क्या है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। डिपेंड्स, ये डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर जो अप्लाई होता है उसके ऊपर, या फिर ये डिपेंड करती है करंट जो इसके थ्रू फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू, या फिर ये सेम होती है सभी कंडक्टर्स की, या फिर वेरी करती है कंडक्टर टू कंडक्टर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है कंडक्टर और रेजिस्टिविटी का, कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का प्रोडक्ट जो है ये सेम होता है सभी कंडक्टर्स के लिए, यहाँ पर सेम रहता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आई होप आपने ये पढ़े होंगे सारे के सारे जो भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ये पार्ट दिया गया है आपके सिलेबस में, तो वो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बाद आपको आंसर देना है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, ड्यू टू द डिफ्यूज्ड और irregular reflection of light, a closed room gets light even if no डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स इनसाइड द रूम। तो यहाँ पर बताया गया है स्टेटमेंट 1 में कि डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, उसकी वजह से जो एक क्लोज रूम भी होता है उसमें लाइट आती है, इसके बजाय कि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट फॉल नहीं कर रही होती है रूम के अंदर। स्टेटमेंट सेकंड में पूछा गया है इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होती है, फिर यहाँ पर बताया गया है इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण से, जहाँ पे वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती, वो फॉलो नहीं करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। सही यहाँ पर अब आपको कोड्स दिए गए हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। फिर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। देन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यहाँ पर डी ऑप्शन में, यहाँ पर सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में डिफ्रेंशिएट होते हैं, किस चीज़ से डिफ्रेंशिएट होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, स्पिन क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, एज़िमुथल क्वांटम नंबर से। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो यहाँ पर आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल में कब डिफ्रेंशिएट होते हैं, जब इसका स्पिन क्वांटम नंबर के ज़रिए से ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस अलग अलग होती है। स्पिन के ज़रिए हम ऑर्बिटल का पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर डिफ्रेंशिएट हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था। तो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था बैकरल ने। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है, द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ कैटायंस। हाइड्रेशन जब होती है कैटायंस की, तब कौन सा बॉन्ड बनता है हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन यानी कि वाटर ऐड होता है, तो हाइड्रेशन जब होती है किसी भी कैटायन की, तो तब कौन सा बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनेगा, या फिर डेटिव बॉन्ड बनेगा। तो सही आंसर है डेटिव बॉन्ड इसमें बनता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है, क्रोमेटोग्राफी के ऊपर पूछा गया है आपके ऊपर, इसके ऊपर जो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके ऊपर आपको पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से यहाँ पर ऑप्शन सही हैं क्रोमेटोग्राफी के ऊपर।
डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट मीडियम। तो क्रोमेटोग्राफी का बताया गया है यहाँ पर कि डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट मीडियम के में, या फिर सेम सॉल्युबिलिटीज होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस की सेम मीडियम में, या फिर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस की सेम मीडियम में, या फिर बोथ ए एंड बी। सही आंसर है इसका, डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होती है अलग अलग सब्सटेंसेस की एक ही मीडियम में, उसको हम क्रोमेटोग्राफी इसके ऊपर ये बेस्ड रहती है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो रहता है, जिसके नीचे हम टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते, वो कितना होता है। ऑप्शंस में है 0 डिग्री सेल्सियस, -273 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर -300 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर है इसका, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है कि ग्लास अटैक होता है, इनमें से किस से अटैक होता है ग्लास के ऊपर। HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर नाइट्रिक एसिड। तो सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, हाइड्रोजन फ्लोराइड से। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इनमें से कौन से हैं। पैन, O3, क्लोरीन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पॉलीएक्रेमाइल नाइट्रेट, ओजोन, या फिर क्लोरीन। तो इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं। तो सारे के सारे ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद टर्म ब्राउन एयर किसके लिए यूज़ होती है। तो ब्राउन एयर की टर्म यूज़ होती है फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है डैश इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सीवेज। इनमें सीवेज ट्रीटमेंट का बाई प्रोडक्ट कौन सा होता है और उसको डिकम्पोज करके बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है। सीवेज, स्लज, सीवर, या फिर स्कम। सही आंसर है इसका स्लज। स्लज क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट का बाई प्रोडक्ट होता है, इसको हम डिकम्पोज करके बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं स्लज से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 अब आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है कि चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, वो किस वजह से हुआ था, किस चीज़ की पोल्यूशन की वजह से हुआ था। ऑयल स्पिल के कारण से हुआ था, एसिड रेन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट के कारण से। सही आंसर है रेडियो एक्टिव वेस्ट जो था उसके इन्वायरमेंट के में आने से चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था। ये रशिया में हुआ था, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल इंक्रीज ऑफ गर्थ इन द स्टेम ऑफ प्लांट। तो गर्थ जो रहती है, मोटाई जो रहती है स्टेम की, उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रैकिड, पेरीसाइकल, इंटरकैलरी मेरिस्टम, या फिर लैटरल मेरिस्टम। तो सही आंसर है इसका गर्थ जो है स्टेम की प्लांट में, उसको इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये लैटरल मेरिस्टम। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है फंक्शन ऑफ वेलामिन इज। वेलामिन का फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेशन में, एब्जॉर्प्शन में, मॉइस्चर ऑफ एयर के लिए, टिश्यू की प्रोटेक्शन के लिए, या फिर नन ऑफ दिस। सही आंसर है ये यहाँ पर मॉइस्चर जो रहता है एयर में से उसको ऑब्जॉर्व करता है वेलामिन। क्वेश्चन नंबर 79 पे पूछा गया है व्हाट कॉजेज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को कौन कॉज करता है। तो कॉमन कोल्ड होता है ड्यू टू वायरस। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कि पेलेग्रा जो डिजीज़ है ये किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है, यहाँ पर किस विटामिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है। तो पेलेग्रा आपको पता है कि 4D सिंड्रोम भी इसको कहते हैं, क्योंकि डिमेंशिया, डायरिया और डेथ इसमें होती है। तो ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। तो सही आंसर है विटामिन B3। यहाँ पर विटामिन B3 इसका सही आंसर है। इसकी डेफिशिएंसी के कारण से यहाँ पर पेलेग्रा होता है। तो दोस्तों ये हमारे 80 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये हमारा अब जनरल साइंस का पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जो 5th जो पोर्शन है वो रहता है रीजनिंग एबिलिटी का। ये भी 20 मार्क्स का यहाँ पर आपको पूछा जाएगा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के पेपर में। तो अब आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख सकते हैं, तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो ये PDF भी जल्द अपलोड हो जाएगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है जॉब्स क्रिएटर। आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब हम रीजनिंग एबिलिटी की तरफ चलते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास
तो दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ पर ये नंबर सीरीज आपको बतानी कि इसमें से कौन सा रॉन्ग नंबर है सीरीज में। तो इस प्रकार से ये सीरीज दी गई है 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356, 777। तो इस सीरीज में कौन सा नंबर गलत है ये आपको बताना है। तो इस सीरीज में इस प्रकार से यहाँ पर है 1 को यहाँ पर इन्होंने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ प्लस 1 किया है। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई किया है इन्होंने 3 के साथ और उसके बाद प्लस 1 किया है। इस प्रकार से ये सीरीज़ आगे चलेगी। उसमें फिर 10 को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ प्लस 1 किया है। फिर 21 को मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, 21 3s आर यहाँ पर 63 प्लस 1। फिर उसके बाद यहाँ पर 64 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ प्लस 1। फिर 129 को यहाँ पर अब हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और प्लस 1 करना है। तो 129 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था 387, हमारे पास आना चाहिए था 129 मल्टीप्लाइड बाई 3 387 प्लस 1 हमारे पास आना चाहिए था 388, पर हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 356। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाता है क्योंकि ये रॉन्ग नंबर दिया गया है सीरीज में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से रॉन्ग नंबर बताना है। तो इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। तो ये जो सीरीज़ है इस प्रकार से दी गई 3, 4, 10, 32, 136, 685 और 4116। तो दोस्तों यहाँ पर ये सीरीज़ में क्या दिया गया है, यहाँ पर इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या दिया गया है 3 को मल्टीप्लाई किया गया है 1 के साथ प्लस 1। उसके बाद 4 में क्या किया है इन्होंने 4 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ और फिर प्लस 2 किया है, आया है हमारे पास 10। फिर उसके बाद हमने 10 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ प्लस 3 करना है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 30 प्लस 3 33 आना चाहिए था, पर यहाँ पर 32 है। फिर 33 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ प्लस 4 करेंगे तो उसके बाद 136 आएगा। पर यहाँ पर जो ये 32 है यही यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 33 आना चाहिए। तो सही आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन। इसी के साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। एक कार बताई गई है कि कार ने कवर किया है 300 किलोमीटर कवर किया है 15 आवर्स में। तो स्पीड बतानी, तो स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पर आपको बताया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप कर लीजिए स्पीड यहाँ पर आपको मेजर करनी है। तो डिस्टेंस हमारे पास 300 है, 300 डिवाइडेड बाई 15 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो सही आंसर यहाँ पर इसका आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कार कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 690 किलोमीटर इन 30 आवर्स। और कार 690 किलोमीटर 30 आवर्स में कंप्लीट कर रही है, तो एवरेज स्पीड जो है कार की क्या रहती है, क्या रहेगी। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से करना है। एवरेज स्पीड, अगर एवरेज स्पीड यहाँ पर है, एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम में होता है। तो अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 690 है अपॉन 30 है 30 आवर्स, तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 3 9, 23। यहाँ पर 23 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर बन जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है सेकंड ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 85 में भी आपको यहाँ पर क्या करना है, आ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 90 मिनट बाय साइकिल। एक आदमी है जिसने डिस्टेंस कवर किया है साइकिल से 12 किलोमीटर का 90 मिनट्स में। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 आवर्स इफ़ ही राइड्स द साइकिल एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यूनिफॉर्म स्पीड में बताना है कि अगर वही जो मैन है वो अगर कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो 3 आवर्स में। अगर यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया अगर मैन कवर कर रहा है डिस्टेंस 12 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 90 मिनट में कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी 12 किलोमीटर की। यहाँ पर इसको 90 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर देना है हमने। मिनट्स को हम आवर्स में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ पर स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर है 12 किलोमीटर, तो 12 अपॉन 90 मिनट्स है। तो 90 मिनट्स है तो मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो 90 अपॉन 60 आएगा। तो इसको हम करेंगे इक्वल टू आएगा, ये किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास आएगा 12 इंटू 60 अपॉन क्या आएगा 90। तो 12 अपॉन 60 अपॉन 90 जो है हमारे पास क्या आएगा 12 इंटू 60 अपॉन 90।
तो हमारे पास ये आ जाएगा किसके बराबर, ये हमारे पास आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो हमारे पास डिस्टेंस स्पीड जो है वो है 8 किलोमीटर पर आवर की हमारे पास स्पीड है। तो अब हमको क्या निकालना है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो अब हमें 3 घंटे के लिए उसका क्या डिस्टेंस रहेगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो 8 इंटू 3 आवर्स की चल रहा है ना, तो 24 आ जाएगा, 24 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन इसका सिंपल सा यहाँ पर आंसर है। तो अब हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको किस सर्टेन लैंग्वेज में एग्जीक्यूटिव EXECUTIV एग्जीक्यूटिव को कोड किया गया है TCIEUXVEE के साथ। देन हाउ इज MAUSOLEUM कोडेड इन दैट सेम लैंग्वेज। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इसको अभी आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एग्जीक्यूटिव को कैसे लिखा गया है, एग्जीक्यूटिव को ही रीअरेंज करके यहाँ पर ये लिखा गया है। तो ई का नंबर जो है, आपको नंबरिंग पे ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ई का नंबर है वो क्या है। ई का नंबर अगर यहाँ पर पहला है तो उसमें कौन सा नंबर है, यहाँ पर इसका नंबर है तीसरा, ये वाला। तो अब यहाँ पे E3 है तो इनका हम पर्टिकुलरली नहीं बता सकते। इसी प्रकार से इसको रीअरेंज किया गया है, एक्स का यहाँ पर इसको उल्टा किया गया है, एक्स को यहाँ पर जो सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पर इधर इस नंबर पे है। तो इसी प्रकार से इसको रीअरेंज करके आपको इसका भी कोड बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर इसका भी कोड बताना है। इसी प्रकार से इसको भी रीअरेंज कर, जैसे इसको रीअरेंज किया गया है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो बनेगा ए ऑप्शन। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन, इसको आप कर लेंगे खुद ही। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आपको कारपेट का कोड किया गया है, इसको रीअरेंज करके TCEAPR, देन द कोड फॉर नेशनल वुड बी। तो अगर कारपेट को इस प्रकार से लिखा गया है तो सी को सेकंड पोजीशन पे लिखा गया है, तो हम एन को भी हम सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे। ए को यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन पे था वो फोर्थ पोजीशन में लिखा गया। इसी प्रकार से हम इसको भी रीअरेंज करके देख लेंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप इसको भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 में यहाँ पर बताया गया है, इफ़ ग्रीन को हम ब्लैक कहते हैं, ब्लैक को हम ब्लू कह रहे हैं, ब्लू को हम रेड कह रहे हैं, रेड को हम वाइट कह रहे हैं और वाइट को हम ऑरेंज कह रहे हैं, तो वाइट कलर जो है ब्लड का क्या होगा। ब्लड का कलर नॉर्मली रेड रहता है, तो यहाँ पर रेड को हम क्या कह रहे हैं, वाइट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, इसका सही आंसर बनेगा डी ऑप्शन। उस प्रकार से इसी प्रकार से अब हमारे पास डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया अगर रेट रन कर रहा है 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, अगर ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस प्रकार से हमने बना देना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है ये हमने बना देना है, ईस्ट इस तरफ, वेस्ट इस तरफ, नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर इस प्रकार से रेट रन्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट रेट रन कर रहा है। देन टर्न्स टू इस राइट, राइट की तरफ ही मुड़ा और 10 मीटर इसने रन किया। उसके बाद ये फिर से ये राइट की तरफ मुड़ा, यहाँ पर राइट की तरफ फिर से ये मुड़ा और इसने 9 मीटर रन किया। तो 9 मीटर यहीं तक रन किया। उसके बाद ये अगेन लेफ़्ट की तरफ जो है ये टर्न किया, तो लेफ़्ट की तरफ टर्न किया और इसने 5 मीटर रन किया। उसके बाद ये टर्न किया लेफ़्ट की तरफ, फिर से लेफ़्ट की तरफ इसने फिर से कितना 12 मीटर रन किया। तो ये इस तरफ गया 12 मीटर एंड फाइनली टर्न्स लेफ़्ट एंड रन 6 मीटर, इस तरफ गया और 6 मीटर। तो किस डायरेक्शन में अभी ये है, तो ये है नॉर्थ डायरेक्शन में। सही आंसर है इसका बी ऑप्शन। इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में भी आपको करना है, आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका आंसर आप बता दीजिएगा आखिर में। अ मैन गोज टुवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला गया। उसके बाद टर्न किया साउथ वेस्ट की तरफ, फिर 5 किलोमीटर चला गया। ही अगेन टेक टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट एंड गोज 5 किलोमीटर रिस्पेक्टिव पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। वो अभी किस पॉइंट में होगा, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। इसी प्रकार से इसका भी करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 91 का भी आप इसी तरीके से करेंगे। जो मोहन वॉक 30 मीटर हुआ साउथ की तरफ, मोहन वॉक किया, उसके बाद लेफ़्ट टर्न हुआ, फिर 15 मीटर टर्न किया, 15 मीटर वॉक किया, फिर देन इसने राइट की तरफ टर्न किया और 20 मीटर वॉक किया। इस प्रकार से आपको आखिर में बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो ये डिस्टेंस मेजर करना है, ये बी ऑप्शन 50 मीटर यहाँ पर आएगा। तो पहले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे आपको ये डायरेक्शंस करके आपको इसका आंसर बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 में यहाँ पर क्या दिया है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। यहाँ पर बताया गया है सी इज़ द मदर ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी इस प्रकार से है।
तो ए और बी की मदर कौन है? ए और बी की मदर है सी। सी किसकी मदर है? ए की, बी और बी की। और बी यहाँ पर बताया गया है इफ़ अब यहाँ पर डी को बताया गया है इफ़ डी इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। बी का हस्बैंड कौन है? डी। डी हस्बैंड है बी का, तो देन व्हाट इज सी टू डी? सी डी की क्या होगी? तो ये इसकी बेटी है, तो ये इसके रिलेशन में क्या होगी? ये होगी इसकी मदर इन लॉ। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 93 में इसी प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 93 में किस प्रकार से आपको पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है इफ़ क्यू इज़ द सन ऑफ पी। क्यू क्या है? बेटा है किसका? पी का। पी का बेटा है। उसके बाद एक्स इज़ द डॉटर ऑफ क्यू। एक्स डॉटर है किसकी? डॉटर है, ये माइनस में हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे। डॉटर है तो किसकी है? क्यू की है। फिर आर इज़ द ऑन्ट ऑफ एक्स। आर जो है ऑन्ट है किसकी? एक्स की। एक्स की ये ऑन्ट है आर। आर इज़ द ऑन्ट ऑफ एक्स। उसके बाद एंड एल इज़ द सन ऑफ आर। एल इज़ द सन ऑफ आर। आर का ये बेटा है एल। देन व्हाट इज एल रिलेशन विद पी? तो एल का रिलेशन क्या होगा पी के साथ? तो ये इसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा? क्योंकि ये इसकी क्या होगी? क्योंकि इसकी क्यू की मदर है, तो यहाँ पर क्यू और इसका रिलेशन जो है आपस में एल और इसका क्या होगा? वो होगा ग्रैंड सन होगा ये इसका। ए ऑप्शन इसका है। यहाँ पर आप अच्छे से बना के देख लेंगे, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपको इस प्रकार से डायरेक्शंस दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके बाद आपको कंक्लूजन्स दिए जाएंगे, कंक्लूजन 1 एंड 2। अब आपको उन स्टेटमेंट्स को आपको बिल्कुल ट्रू लेना है, और कोई भी वेरिएंस अगर दिखता है अगर कॉमनली नॉन फैक्ट से, तो वो भी आपको लॉजिकली जो भी उसके बाद जो कंक्लूजन्स दिए जाएंगे उस स्टेटमेंट्स के, वो भी आपको एज ए ट्रू मानने हैं, और बाद में बताना है कि कंक्लूजन्स कौन सा फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना। आंसर किस प्रकार देना है कि अगर कंक्लूजन 1 उसको फॉलो कर रहा है तो ए आंसर होगा, कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है तो बी, सी कर रहा है तो आइदर कंक्लूजन 1 या फिर कंक्लूजन 2 जो है अगर फॉलो कर रहा है तो सी ऑप्शन आएगा। अगर दोनों फॉलो नहीं करते तो डी आएगा, और अगर कंक्लूजन 1 फॉलो करता है और कंक्लूजन 2 दोनों फॉलो करते हैं तो तब ई आएगा। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है। अब यहाँ पर क्या दिया गया? सम लाइंस आर सर्कल्स। कुछ लाइंस सर्कल्स हैं, ऑल सर्कल्स आर बॉल्स। तो इसका कंक्लूजन क्या दिया गया है? तो यहाँ पर आप इस प्रकार से बनाएंगे ना इसका, सम लाइंस, कुछ लाइंस आर सर्कल्स, कुछ लाइंस आर सर्कल्स एंड ऑल सर्कल्स आर बॉल्स। सभी सर्कल्स जो हैं किसके अंदर हैं? बॉल्स के अंदर हैं। तो अब आपको इसका बताना है कंक्लूजन्स इसके हिसाब से। तो अब यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है ऑल बॉल्स बीइंग लाइंस इज अ पॉसिबिलिटी। सभी बॉल्स लाइंस हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम बॉल्स और सर्कल्स। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ बॉल्स जो हैं ये सर्कल्स हैं। तो ऑल बॉल्स बीइंग लाइंस, सभी बॉल्स लाइंस हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि पहला ही सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। उसके बाद स्टेटमेंट्स यहाँ पर इस प्रकार से दिया है ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर एलिफेंट्स। इस प्रकार से कंक्लूजन्स दिए गए हैं, और इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 को भी आप इसी प्रकार से करेंगे, तो इसका सही आंसर है नो एयर इज विंड, ऑल विंड्स आर टाइफून्स। सही आंसर है बी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 को भी आप देख लेंगे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं ये आप खुद कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ आंसर्स बस, तो ये आप खुद ही करेंगे इस प्रकार से बना के। सम डायमंड्स आर स्टोन्स एंड ऑल रॉक्स आर स्टोन्स। इसके कुछ डायमंड्स स्टोन्स हैं और सभी रॉक्स हैं स्टोन्स हैं। तो यहाँ पर इसके कंक्लूजन है नो रॉक इज डायमंड या फिर ऑल डायमंड्स बीइंग स्टोन्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि दूसरा यहाँ पर सही है। तो इसी प्रकार से अब हमारे पास यहाँ पर 98th में डायरेक्शन दी गई हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय द कंक्लूजन गिव आंसर। यहाँ पर भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बाद इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बाद दो कंक्लूजन थे, उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर देना है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है? द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग्स। मैनेजर ने सचिन को ह्यूमिलेट किया कलीग्स की प्रेजेंस में। कंक्लूजन क्या क्या दिए गए हैं?
द मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन, मैनेजर सचिन को लाइक नहीं करता है, क्या हम ये पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं? सेकंड है सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विद हिज कलीग, सचिन उतना पॉपुलर नहीं था। तो यहाँ पर कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है? सिर्फ कंक्लूजन यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पर कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि क्योंकि मैनेजर ने अगर सचिन को ह्यूमिलेट किया है इन प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग्स, ये हम नहीं कह सकते कि वो उसको डिसलाइक करता है। तो क्या पता उसकी कोई गलती भी हो सकती है, तो ये कंक्लूजन हम निकाल नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन दिए गए हैं कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू, इस पे भी दो कंक्लूजन हैं, उसके बाद आपको आंसर देना है। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया गया है? स्टेटमेंट दिया गया है नेशन एक्स फेस्ड ग्रोइंग इंटरनेशनल अपोजिशन फॉर इट्स डिसीजन टू एक्सप्लोड 8 न्यूक्लियर वेपन्स एट इट्स टेस्ट साइट। तो नेशन एक्स ने फेस किया इंटरनेशनल अपोजिशन उसने फेस की है, क्योंकि इसने डिसीजन लिया था एक्सप्लोड करने का 8 न्यूक्लियर वेपन्स को एट इट्स टेस्ट साइट। तो कंक्लूजन यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं कि सिटीजन जो है नेशन के वो फेवर करते हैं डिसीजन को। ये कंक्लूजन हम लगा सकते हैं क्या? नहीं। या फिर सम पावरफुल कंट्रीज डू नॉट वांट अदर नेशंस टू बिकम एज पावरफुल एज दे आर, या फिर कुछ पावरफुल कंट्रीज दूसरे नेशंस को पावरफुल होना नहीं देना चाहती। तो कौन सा कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो करता है? ओनली कंक्लूजन 1, ओनली कंक्लूजन 2, या फिर आइदर 1 और 2, या फिर नाइदर 1 नॉर 2। तो सही आंसर है दोनों। यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि सिटीजन्स जो हैं फेवर कर रहे हैं डिसीजन, या फिर कुछ पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि दूसरे देश पावरफुल बने। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, JKPOLMNP। तो यहाँ पर इस प्रकार से है। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर आपको बताना है कि इसके यहाँ पर क्या आएगा, और PQJI दिया गया है। तो JKPO को किस प्रकार से दिया गया है? J में आपको पता है कि JKL+2 किया गया है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में +2, फिर K के बाद LM यहाँ पर भी +2 किया गया है, P यहाँ पर NOP -2 किया गया है, फिर OMNO फिर यहाँ पर भी -2 किया है। तो पहले 2+2 और दूसरे में -2, इस प्रकार से आप करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा NOLK, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा हो चुका है। आई होप आपने रीजनिंग भी कर ली होगी। रीजनिंग उतनी ज़्यादा टफ नहीं आएगी, थोड़ी सी लेंथी होगी, ज़्यादा टाइम आपको करने में लगेगा। तो अब हम आखिरी जो सेक्शन है हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है हु इन्वेंटेड पंच कार्ड। पंच कार्ड किसने इन्वेंट किया था? पेवरस, जैकवार्ड, पास्कल, या फिर ऑल, या फिर नन। तो पंच कार्ड इन्वर्ट किया था हरमन हलरिथ ने, यानी कि ई ऑप्शन यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। दोस्तों अब हमारे पास दिया गया है कि कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसने डेवलप किया था? तो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर इन सभी में से डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज ने, बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। बाय विच प्रिंटर अ कैरेक्टर प्रिंट्स इन ओनली वन स्ट्रोक। तो किस प्रिंटर के जरिए जो कैरेक्टर्स हैं वो एक ही स्ट्रोक से प्रिंट होते हैं? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, या फिर प्लॉटर। सही आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के जरिए। 104 का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड अ। एक सेट ऑफ रूल्स जो रहते हैं जो कि कंप्यूटर को बताने के लिए लगते हैं कि कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को वो क्या होते हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज होती है, या फिर होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसको बताया जाता है कंप्यूटर को कि क्या उसको परफॉर्म करना है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के जरिए। तो क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली फॉर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स किस लिए होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वेब सर्विस। सही आंसर है वेब सर्विस के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वेब सर्विसेज के लिए। यहाँ पर आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 का यहाँ पर आपको पूछा गया है कन्वर्ट 1000011, ये बाइनरी नंबर है, इसको आपको डेसिमल नंबर में, डेसिमल इक्विवेलेंट में आपको कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि जब भी हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इस जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद 2, क्योंकि बाइनरी है। उसके बाद इनकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इसकी 1 2 3 4 5, यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू है, 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू है 5। तो उसके बाद हम इसको प्लस कर देते हैं, फिर हम इसको 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़्ड पावर 4 करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़्ड पावर
3 इसी प्रकार से आगे भी हम बढ़ेंगे, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस्ट पावर 2, फिर हम इसी प्रकार से हम करेंगे आगे यहाँ पर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस्ट पावर 1 एंड देन प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 0। इस प्रकार से आप करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर बन जाएगा 35 इसका आंसर बन जाएगा। आप इस प्रकार से आप इसको करेंगे तो 35 इसका आंसर बनेगा। तो सही आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। 1 TB approximately comprises or occupies which of the following data are space size। तो 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1000 KB, 1024 MB, 1024 GB या फिर 1000 GB। तो 1024 GB के बराबर ये होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 108 यहाँ पर पूछा गया है आपको, वो इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज व्हाट। स्टोर कैसे की जाती है इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में? वो स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ डिजिटल डाटा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 आपके स्क्रीन के ऊपर है। द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर को बताता है कि कैसे कंप्यूटर कंपोनेंट्स को यूज़ करना है? तो कौन बताता है? वो बताता है यूटिलिटी। यूटिलिटी टेल करता है कंप्यूटर को कि कैसे इसके कंपोनेंट्स को यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पर पूछा गया है। बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज़। यूनिक्स की जो बेसिक लैंग्वेज है वो क्या रहती है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक लैंग्वेज इसमें कौन सी इस्तेमाल होती है? कोबॉल, बेसिक, असेंबली या फिर जावा। सही आंसर है इसमें असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 111 का यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए? रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? तो इसके लिए MS वर्ड और पेज मेकर दोनों इस्तेमाल होते हैं, A and B बोथ। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया पैरिटी बिट इज। पैरिटी बिट क्या होता है? पैरिटी बिट होता है लास्ट बिट इन अ बाइट। लास्ट बिट जो रहता है बाइट का, उसमें उसको हम कहते हैं पैरिटी बिट। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया है www यूजेस डैश प्रोटोकॉल। तो वर्ल्ड वाइड वेब कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करता है? ये यूज़ करता है HTTP प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS विंडोज। MS विंडोज कौन सी टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। MS विंडोज कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर डज नॉट नीड। ड्राइवर सॉफ्टवेयर को क्या नहीं चाहिए होता है? तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इनमें से कौन सा नहीं चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता है विंडोज 95 इसको नहीं चाहिए होता है। ये ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलते हैं। अ ब्लिंकिंग इंडिकेटर दैट शोज यू वेयर योर नेक्स्ट एक्शन विल हैपन। तो ब्लिंकिंग इंडिकेटर जो होता है वो शो करता है कि आपका नेक्स्ट एक्शन कहाँ पर होने वाला है कंप्यूटर पर? CPU के ऊपर, कर्सर पे, टूल बॉक्स के या फिर बूट के ऊपर। सही आंसर है इसका कर्सर पर। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अ PC प्रोडक्टिविटी टूल जो कि मैनिपुलेट करता है डाटा करता है डाटा को जो ऑर्गेनाइज करता है रोज और कॉलम्स में, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट टू एंटर द चार्ट्स इन MS Excel। तो चार्ट्स को एंटर करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन लगता है? फॉर्मूलाज, चार्ट्स, डाटा चार्ट्स, इंसर्ट मेन्यू चार्ट्स, व्यू चार्ट्स। तो सही आंसर है इंसर्ट मेन्यू चार्ट्स। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एग्जांपल हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर की। हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ चलते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का, पूरे के पूरे मॉक टेस्ट का। इन MS पावरपॉइंट Ctrl+H रेफर्स टू। Ctrl+H क्या रेफर करता है? ये कौन सा शॉर्टकट है? इससे क्या होता है ये आपको बताना है। सेव होता है, रिप्लेस होता है, रिपीट है, रिडू होता है या फिर स्लाइड शो बिगिन हो जाता है। तो MS पावरपॉइंट में Ctrl+H से हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन आता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट नंबर 3 था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिलहाल अब वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।